हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं सी चंचल आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी का आगे का टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं। तो देखिए आगे शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो अगर हम ट्रूथ और फॉल्स के क्वेश्चंस की बात करें, मतलब अगर आपको क्वेश्चन में गिवन हो कि एक पर्सन के ट्रूथ के चांसेस और बी पर्सन के ट्रुथ के चांसेस, और आगे आपसे पूछा गया देखिए प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल अग्री और कंट्राडिक्ट। देखिए दो केसेस पूछे हुए हैं। तो अग्री का मतलब क्या होगा कि या तो दोनों सच बोल रहे हो या फिर दोनों झूठ, क्योंकि अगर दो पर्सन झूठ बोलेंगे तो भी वो क्या करेंगे, अग्री करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आंसर क्या आएगा। फर्स्ट केस में अग्री करने का मतलब है कि या तो दोनों सच बोल रहे होंगे या फिर दोनों झूठ। तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी हम कंप्यूट कर लेंगे एंड देन उनका क्या हो जाएगा यहाँ पे ऐड। तो देखिए यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, ए इंटू बी। तो ए की प्रोबेबिलिटी, ए के सच बोलने के चांस, बी के सच बोलने के चांस, प्लस ए ने भी यहाँ पे सच नहीं बोला और बी ने भी, दोनों के फॉल्स के चांसेस। तो बस यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा, अग्री करने के चांसेस की बोथ विल अग्री। तो बस यहाँ पे हमारा आंसर ही क्या हो जाएगा 17/35। ऐसी सेकंड पार्ट की बात करें, बोथ विल कॉन्ट्राडिक्ट। तो देखिए कॉन्ट्राडिक्ट कब करेंगे, जब एक सच और दूसरा झूठ बोल रहे हैं, मतलब दोनों अपोजिट बातें कर रहे हैं। और ऐसे ही हो सकता है ए झूठ बोल रहा है और बी सच, मतलब दोनों अपोजिट बातें करेंगे ना। अगर अपोजिट बातें करेंगे तो दोनों क्या करेंगे, कॉन्ट्राडिक्ट। तो बस यहाँ पे आपको पुट करना है। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ए के सच बोलने के चांस 3/5 इंटू बी झूठ बोल रहा है 4/7, प्लस ऐसे ही ए ने झूठ बोला और बी ने सच। तो बस इनका यहाँ पे मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेते हैं। तो ये आ रहा है 18/35। ये हमारा आंसर हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। अब बैग्स के केस में अगर हम देखें या फिर क्वेश्चन में अर्न कहा हो, दोनों का मतलब यहाँ पे सेम ही होगा। तो देखिए यहाँ पर बैग में इसने क्या बोला, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 इज 1 बैग कंटेन 4 वाइट एंड 8 ब्लैक बॉल्स। ठीक है, अब इसने बोला 1 बॉल इज ड्रॉन, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ वाइट। तो ये तो बहुत सिंपल हो गया कि एक बॉल निकालनी है और वो वाइट होनी चाहिए। तो बस इसमें से एक बॉल ड्रॉ करनी है और वो भी वाइट, क्या हो जाएगी 4/12, कि फेवरेबल होंगी वाइट बॉल डिवाइड बाई टोटल। तो दैट इज 4/12। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। इसने कहा 2 बॉल्स आर ड्रॉन, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर वाइट। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहली बात तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, जब भी कुछ ना कहा जाए कि ड्रॉ जो किया गया है वो टुगेदर है या 1 by 1। देखिए यहाँ पे लिखा नहीं हुआ ना, इसने बस ये बोले 2 बॉल ड्रॉ की है, टुगेदर या 1 by 1 कुछ नहीं कहा हुआ। तो आप हमेशा ये अज्यूम करोगे कि बोथ आर टुगेदर। तो 2 बॉल दोनों एक साथ ड्रॉ हुई हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी। अब इसने पूछा क्या हुआ है, बोथ आर वाइट, तो वाइट होने के चांसेस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4C2, कि 4 में से 2 बॉल चूज करने और डिवाइड बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा टोटल, मतलब 12 में से 2 चूज करने के चांसेस। तो देखिए यहाँ पे आपको कॉम्बिनेशन अप्लाई करना पड़ेगा। जब भी आप किसी भी आइटम में से 2 या 2 से ज़्यादा आइटम्स को चूज़ करते हैं, जब भी आप चूज़ करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, तो हमेशा आपको क्या लगाना पड़ेगा, कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर भी हमें क्या अप्लाई करना है, कॉम्बिनेशन। तो 2 बॉल्स ड्रॉ की गई है, दोनों के रेड होने के चांस हो जाएंगे, सॉरी वाइट होने के चांस क्या हो जाएंगे, 4 में से 2 4C2, और डिवाइड में टोटल में से 2 बॉल्स, तो 12C2 हो गया। बस अब आप इसे सोल्व कर लीजिए। मतलब 4C2 को कैसे सोल्व करेंगे, इसको डायरेक्टली 4 × 3/2 × 1 लिख लेते हैं। मतलब देखिए यहाँ पर 4C2 को आप ऐसे सोल्व कर सकते हैं। जब भी आपका कॉम्बिनेशन आए, प्रोबेबिलिटी में कॉम्बिनेशन का पूरा फॉर्मूला लगाने के बजाय आप यहाँ पे शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो आप ऊपर 2 डिजिट ओपन कर लीजिए और नीचे 2 से 1 तक, क्योंकि ये चीज़ ना आपको फिर पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप ऐसे सोचेंगे तो आप कैलकुलेटर पे भी सीधा कर सकते हैं। जैसे देखिए 12C2 है तो 2 डिजिट ऊपर ओपन होगी और नीचे 2 से 1 तक, तो ये तो एलिमिनेट ही हो गया। ये आ रहा है हमारा 1/11, तो ये हमारा इसका आंसर हुआ। ठीक है, अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया, बैग कंटेन, एक बैग के अंदर 4 वाइट 7 ब्लैक 8 रेड बॉल्स हैं। 1 बॉल इज ड्रॉन, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ नॉट रेड, रेड न होने के चांस। ये भी बहुत सिंपल है। देखिए रेड नहीं होनी चाहिए, रेड नहीं होगी तो इसका मतलब वाइट या ब्लैक होगी ना। तो वाइट और ब्लैक कितनी है, इन दोनों का टोटल कर रहे हैं, तो ये हो गई 11 डिवाइड में टोटल दैट इज़ 19। बिल्कुल सिंपल। इसका मतलब ही क्या होगा, अगर वो रेड नहीं है तो इसका मतलब या तो वाइट होगी या ब्लैक होगी, और एक ही बॉल निकालनी है, तो या तो यहाँ पर ब्लैक होगी या वाइट, तो इन दोनों का ऐड हो गया 11, तो 11 बाय में टोटल दैट इज़ 19। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो हो गए 1 बॉल ड्रॉ करने के, ठीक है, या फिर 2 बॉल के, बट 1 बैग। अब बात आती है अगर 2 बैग्स क्वेश्चन में गिवन हो, तो देखिए 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम 1 ऑफ द बैग। अब फ्रॉम 1 ऑफ द बैग का मतलब क्या है, किसी एक बैग से ड्रॉ हुई है ना, तो इस चीज़ को आपको क्लियरली समझना है। फ्रॉम 1 ऑफ द बैग का मतलब है कि किसी एक बैग से एक बॉल ड्रॉ की गई है।
तो पहले आप बैग सिलेक्ट करोगे ना, इन दोनों में से किसी एक बैग को सिलेक्ट करके उस बैग में से एक बॉल चूज़ करोगे। तो ये बात आपको समझनी है कि पहले इन दोनों में से कोई एक बैग सिलेक्ट होगा, उसके बाद उसमें से एक बॉल सिलेक्ट होगी। तो बैग सिलेक्ट करने के भी आपको यहाँ पे चांसेस लेने पड़ेंगे। मतलब बैग 1 के चूज़ होने के चांस हो जाएंगे 1/2, बैग 2 के चूज़ होने के चांस भी क्या हो जाएंगे, क्योंकि दो में से एक बैग सिलेक्ट हो रहा है ना, तो उस केस में मैटर नहीं करता अंदर क्या है, बैग सिलेक्ट होने के 1/2 क्योंकि 2 बैग है। फिर उसके बाद अगर बैग 1 चूज़ हुआ है, उसमें से वाइट बॉल, इसने कहा हुआ है ना कि वाइट बॉल ड्रॉ करनी है हमें, तो उसमें से वाइट बॉल ड्रॉ करने के चांस क्या हो जाएंगे अगर बैग 1 हुआ तो ये हो जाएंगे वाइट होने के 4/11। अगर सेकंड चूज़ होगा तो वाइट होने के क्या हो जाएंगे 5/11। तो देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई क्यों हुआ, क्योंकि बैग चूज़ होगा उसके बाद ही ये चीज़ होगी। और आपको हमेशा ध्यान रखना है जब भी दो केसेस होंगे, जब भी केसेस होंगे बीच में हमेशा क्या आएगा प्लस। तो आपको ये ध्यान रखना है जब भी केसेस होंगे केसेस के बीच में ही प्लस आता है, उसके अलावा कहीं पे भी प्लस नहीं आता, बाकी सभी जगह पे क्या आता है मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर बस इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा प्लस, तो 1/2 इंटू 4/11 प्लस 1/2 इंटू 5/11। तो ये हमारा यहाँ पे आंसर हो गया 9/22। अब देखिए ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। इसने क्या बोला, 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम ईच बैग। अब इसमें क्या डिफरेंस है, देखिए इसमें क्लियरली बोला गया है कि एक बॉल निकालनी है, वो भी ईच मतलब दोनों में से एक एक बॉल निकालनी है। तो यहाँ पे हमें बैग सिलेक्ट तो करना ही नहीं ना, दोनों में से बॉल निकालनी है। फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर ब्लैक। तो देखिए दोनों के ब्लैक होने के चांस, तो ए पार्ट के आंसर की अगर हम बात करें दोनों ब्लैक है तो पहले में से चूज़ करेंगे ब्लैक, तो 7/11। सेकंड में से ब्लैक 6/11, क्योंकि देखिए यहाँ पर दोनों में से बॉल चूज़ करनी है। फर्स्ट में ब्लैक कितनी है 7/11 और सेकंड में ब्लैक है 6/11, दोनों में से चूज़ करनी है इसलिए इनटू हो गया। क्योंकि कोई केस नहीं बनाना कि या तो ये आएगी या ये, ऐसा कुछ थोड़ी है, ये तो दोनों निकलेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना जब तक केसेस ना बने तब तक प्लस नहीं आएगा। तो ये हो गया 42/121। अब ऐसे ही अगर हम बी पार्ट की बात करें, देखिए बी में क्या कहा गया, बोथ आर सेम कलर। सेम कलर का मतलब दो ऑप्शन नहीं होंगे कि या तो दोनों वाइट होंगी या दोनों ब्लैक। तो देखिए अब यहाँ पे ऑप्शन आया ना कि या तो दोनों वाइट होंगे या दोनों ब्लैक, तो बीच में क्या आएगा प्लस। तो दोनों वाइट के चांस हो गए 4/11 इंटू 5/11 प्लस ब्लैक होने के अभी अभी हमने देखा 7/11 इंटू 6/11। तो बस इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेते हैं, तो ये हो गया 62/121। ये हमारा इसका आंसर हुआ। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। बैग के ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते, बट आपको इनकी लैंग्वेज को अच्छे से समझना है कि इन दोनों का डिफरेंस क्या है, इन दोनों में मतलब क्या है और इनको करना कैसे है। अब ऐसे ही अगर हम नेक्स्ट पार्ट पे मूव करें, नेक्स्ट टाइप पे, तो देखिए नेक्स्ट टाइप आपको दिया हुआ है 2 बॉल ड्रॉ की गई है फ्रॉम बैग 1। अब देखिए थोड़ा सा हम क्वेश्चन को बढ़ा रहे हैं। इसने बोला है कि फर्स्ट बैग में से 2 बॉल निकालनी है और बैग 2 में से 1 बॉल निकालनी है। तो देखिए यहाँ से 2 बॉल ड्रॉ की गई है और यहाँ से ओनली 1। प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि यहाँ पर देखिए फर्स्ट केस की अगर हम बात करें, फर्स्ट केस में कहा है कि 2 ब्लैक होनी चाहिए और 1 वाइट। तो अब समझने की कोशिश करिएगा कि यहाँ पर पहले में से तो 2 बॉल निकली है और सेकंड में से 1, ठीक है। और इसके बाद इसने क्या कहा है, देखिए यहाँ से 2 बॉल ड्रॉ करनी है और यहाँ से 1, और इसने कह दिया क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए कि 2 ब्लैक हो और 1 वाइट। तो ऐसा कैसे हो सकता है, देखिए 2 ब्लैक 1 वाइट के यहाँ पे 2 केसेस नहीं बनाने पड़ेंगे, मतलब हो सकता है
अब देखिए अगर हम ये वाला क्वेश्चन समझें तो देखिए इसमें बात हो रही है बैग से बॉल ट्रांसफ़र करने की। तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है बट इसे हम ध्यान से समझते हैं। इसने क्या कहा हुआ, देखिए 1 बॉल इज़ ट्रांसफ़र फ्रॉम बैग 1 टू बैग 2। एक बॉल ट्रांसफ़र हुई है, अब वो बॉल है कौन सी ये तो हमें नहीं बताया हुआ। तो ये बॉल रेड भी हो सकती है और ब्लैक भी, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिए अब क्या कहा गया है, बैग 2 में से एक बॉल ट्रांसफ़र की गई है। देखिए बैग 1 से बैग 2 में एक बॉल ट्रांसफर हुई, देन बैग 2 में से एक बॉल निकालनी है। और फर्स्ट केस क्या कहा हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन इज बॉल ड्रॉन फ्रॉम बैग 2 इज रेड। तो जो बैग 2 से बॉल आई है उसके रेड होने के चांसेस हमें निकालने हैं। तो इसके रेड होने के चांसेस हमें कंप्यूट करने हैं यहाँ पर। तो अब देखिए ये जो रेड बॉल है ये डिपेंड करती है ना कि पहली बॉल जो यहाँ पर ड्रॉ हुई थी वो कौन सी हुई है, पहली बॉल जो ट्रांसफर हुई है वो कौन सी हुई है। तो यहाँ पर देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट की अगर बात करते हैं तो देखिए अभी मैंने जैसे आपको समझाया कि 2 केसेस बन सकते हैं कि जो बॉल ट्रांसफर हुई है वो रेड कलर की भी हो सकती है और ब्लैक कलर की। अगर जो बॉल ट्रांसफर हुई है वो रेड कलर की है उसके चांसेस हो जाएंगे 7/12। यहाँ पे आप ये बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बॉल ट्रांसफ़र करते हुए प्रोबेबिलिटी निकालनी है। कई बार स्टूडेंट्स को यहाँ पे कन्फ्यूज़न होती है कि बॉल तो ट्रांसफ़र हो गई तो यहाँ 6/11 होना चाहिए, बट बॉल ट्रांसफ़र करते हुए मतलब जब आप बॉल ट्रांसफ़र कर रहे हो तब कितनी बॉल्स हैं, तो करने से पहले तो 7 है ना। तो यहाँ पे ऑप्शंस कितने हैं, 7/12। ब्लैक होती तो कितने होते, 5/12। अब देखिए अगर रेड ट्रांसफ़र हो जाएगी तो यहाँ 7 रेड 4 ब्लैक हो जाएंगी, और अगर ब्लैक ट्रांसफ़र होगी तो 6 रेड 5 ब्लैक। तो अब देखिए इस चीज़ को समझिए, सेकंड बैग में ये बॉल्स आ चुकी हैं तो यहाँ पर अब रेड ड्रॉ करने के चांसेस, क्योंकि बॉल यहाँ पे ट्रांसफ़र होने के बाद ड्रॉ करनी है तो या तो 7/11 और 6/11। तो देखिए अब ये चीज़ समझिएगा, होगा तो इन दोनों में से एक ही केस ना, तो एक ही केस होने की वजह से बीच में क्या आएगा, प्लस, क्योंकि या तो आइदर ए होगा या फिर बी। तो इन दोनों के बीच में हम क्या लेंगे, प्लस। तो यहाँ पर हमेशा आपको ध्यान है केसेस के बीच में हमेशा क्या आता है, प्लस आता है। तो इसका आंसर ही क्या होगा, देखिए फर्स्ट केस क्या है कि फर्स्ट बैग से रेड बॉल ट्रांसफर हुई उस केस में रेड आने के चांस, प्लस अगर ब्लैक ट्रांसफ़र होती उस केस में रेड आने के चांस, बट सेकेंड बैग से तो रेड ही लेनी है ना, तो ये हमारा यहाँ पर आंसर बनेगा। अब देखिए अगर हम सेकेंड पार्ट को समझें तो देखिए सेकेंड पार्ट में क्या कहा हुआ है, बॉल ड्रॉन फ्रॉम बैग 1 इज़ रेड। तो देखिए यहाँ पे कहा हुआ है बॉल जो ड्रॉ की गई है बैग 1 से वो रेड है, इफ़ इट इज़ गिवन दैट बॉल ड्रॉन फ्रॉम बैग 2 इज़ रेड। तो देखिए शुरू से था क्या, फाइंड प्रोबेबिलिटी। तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो बॉल ड्रॉ हुई है बैग 1 से वो क्या है, रेड। तो देखिए प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की निकालनी है, बैग 1 से रेड होने की। इफ़ इट इज़ गिवन दैट बैग 2 से जो बॉल आई है वो क्या है, रेड। तो ये गिवन है और आपको प्रोबेबिलिटी पीछे की पूछी हुई है। जब भी आपसे रिवर्स प्रोबेबिलिटी पूछता है तो यहाँ पे बेस थ्योरम अप्लाई होती है, इसे बेस थ्योरम कहा जाता है। तो इसकी यही निशानी होती है कि आपको आगे की सिचुएशन बता के पीछे की प्रोबेबिलिटी पूछे। तो यहाँ पे बेस थ्योरम अप्लाई कैसे करना होता है, आपको यहाँ पर बेस थ्योरम का मतलब ही क्या होता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की टाइप है ये। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला ही क्या होता था, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है, ऊपर आता है इंटरसेक्शन और डिवाइड में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दैट इज़ जो इवेंट गिवन है, राइट। तो यहाँ पर भी सेम तरीके से हम करने वाले हैं। देखिए गिवन क्या है कि जो सेकंड बैग है उसमें से जो बॉल आई है वो रेड है, और सेकंड बैग में से जो बॉल आई है उसके रेड होने के चांसेस तो ये है ना 79/132। मतलब डिवाइड में आएंगे टोटल केसेस कि सेकंड बॉल के रेड होने के टोटल केसेस कितने हैं। अब पूछा क्या हुआ है कि फर्स्ट में से जो ड्रॉ की गई है वो भी रेड है। तो देखिए फर्स्ट में से रेड ड्रॉ करने के मतलब फर्स्ट वाला केस पूछा हुआ है कि फर्स्ट वाले केस के होने के चांस आउट ऑफ बोथ। तो ऊपर क्या आता है, इंटरसेक्शन, मतलब दोनों का कॉमन। तो यहाँ पर अगर हम देखें फर्स्ट केस जो है वो हमसे पूछा गया, तो यहाँ ये प्रोबेबिलिटी अप्लाई होती है, यही आपकी बेस थ्योरम है। तो देखिए एक बार अगर हम दोबारा रिवाइज करें तो यहाँ पे आपको कैसे करना होता है, पहले आपको सारे केसेस बनाने हैं। तो देखिए ये 2 केसेस है ना, 2 सिचुएशन है। अब इनमें से मुझे पहली सिचुएशन की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो सिंपल फर्स्ट ऊपर आ जाएगा, नीचे टोटल। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद अगर हम नेक्स्ट एक और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरीके से और आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ सकता है। जैसे कि देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया है इफ़ 2 डाइस आर थ्रोन फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग
सम मोर देन 10, तो देखिए इस प्रोबेबिलिटी पूछी हुई है 10 से ज़्यादा सम होने की। इफ़ इट इज़ गिवन दैट देयर इज 6 ऑन फर्स्ट डाइस, तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है। अगर आप इस पर फॉर्मूला लगाएंगे इंटरसेक्शन बाय में बी, तो वो थोड़ा सा लेंथी जाएगा। इससे अच्छा आप इसे डायरेक्टली करें। देखिए शॉर्टकट से करते हैं हम। इफ़ इट इज़ गिवन, जो चीज़ गिवन होती है पहले आप उसका सैम्पल स्पेस बना लीजिए कि 6 ऑन फर्स्ट डाइस, तो फर्स्ट डाइस पे 6 होने के केसेस क्या क्या होंगे, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। तो देखिए ये 6 केसेस बन रहे हैं क्योंकि इसने कह दिया कि फर्स्ट पे 6 है ऑलरेडी, तो इसका मतलब इनमें से ही कुछ अक्कर हो सकता है। और प्रोबेबिलिटी इस चीज़ की पूछी गई है सम मोर देन 10, तो इनमें से देख लीजिए सम मोर देन 10 के कितने पेयर है, ओनली 2। तो आंसर ही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी बनेगी 2 आउट ऑफ 6। ये चीज़ समझिए कि होगा इन 6 में से कोई, क्योंकि ये गिवन है। इन 6 में से हमें सिर्फ इन 2 केस के चांसेस चाहिए, तो 2/6 इसका आंसर हुआ। ऐसे देखिए अब अगर हम कार्ड के टॉपिक पे आते हैं तो देखिए 52 कार्ड्स होते हैं, राइट। इनमें भी हमारे 4 सूट्स होते हैं, हर्ट, डायमंड, स्पेड और क्लब। उसमें से हर्ट और डायमंड क्या होता है, रेड कलर का, और स्पेड और क्लब क्या होते हैं, ब्लैक कलर के। और अगर हम बात करें हर एक के अंदर, यहाँ पर ये जो 4 सूट है, देखिए इन ईच सूट हमारे कार्ड्स क्या क्या होते हैं, एस होता है, ए को हम एस कहते हैं, राइट। फिर 2 से लेके 10 तक, जे क्या, ओके, जैक। अब देखिए ये ध्यान रखिएगा, जे के 2 नाम होते हैं, जैक और नीव। क्यू स्टैंड्स फॉर क्वीन और के फॉर किंग। ये ध्यान रखना कि जे, जैक और नेव कहते हैं। अब आगे अगर हम देखें, देखिए कोर्ट कार्ड या फिर फेस कार्ड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे फेस कार्ड कितने होते हैं, जे क्या, ओके, 3 होते हैं। तो यहाँ पर आपके अगर टोटल फेस कार्ड की बात की जाए तो 4 सूट हैं और हर एक के अंदर 3 फेस कार्ड, तो टोटल 12 फेस कार्ड हो गए। ओनर कार्ड का मतलब होता है ए, जे, के, क्यू, क्योंकि चारों को काफ़ी ओनर मिलता है इनमें, तो 4 × 4 16 हो गए। और पोकर हैंड की बात करें, इन जनरल एक पोकर हैंड के अंदर 5 कार्ड दिए जाते हैं एक पर्सन को, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, पोकर हैंड में सिंगल पर्सन के पास 5 कार्ड्स जाते हैं, ठीक है। बस आपको इतना ध्यान रखना है इसका। बाकी अब देखिए आगे अगर हम पढ़ें और इसके क्वेश्चंस अगर हम करते हैं, देखिए अगर 1 कार्ड ड्रॉ किया जाए तो आपका किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए 1 कार्ड इज ड्रॉन, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ रेड। तो बिल्कुल सिंपल है, देखिए रेड कार्ड कितने होते हैं, अभी हमने देखा 2 सूट रेड कार्ड के होते हैं, 13 कितने हो गए, 26। तो 26 आउट ऑफ 52, 1/2 ये इसकी प्रोबेबिलिटी, क्योंकि हमें एक ही कार्ड चूज़ करना है। अब देखिए नेक्स्ट की बात करें, नेव। नेव मतलब जैक। जैक टोटल कितने होंगे, एक सूट में एक होता है ना, तो 4 होंगे, 4/52, बिल्कुल सिंपल। तो ये हो जाएगा 1/13। नेक्स्ट जैक और हर्ट, या तो जैक हो या हर्ट। तो अब देखिए ये वाला अगर हम समझें तो जैक कितने होते हैं, 4। बट अगर हम देखें यहाँ पर, देखिए हर्ट की अगर हम बात करें, हर्ट के कार्ड होते हैं 13। और इन दोनों में कॉमन कितने होते हैं, क्योंकि देखिए हर्ट के कार्ड्स में एक जैक का भी तो आएगा, तो वो इंटरसेक्शन हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो इन शॉर्ट 12 ऐड करने पड़ेंगे, तो 16/52 इसका आंसर हुआ। नेक्स्ट देखिए अगर हम बात करें ब्लैक ऑफ किंग और क्वीन, तो देखिए यहाँ पर ना आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ब्लैक ऑफ किंग का मतलब किंग ही ब्लैक होना चाहिए, ये क्वीन के साथ आप इसको अप्लाई नहीं करेंगे। तो किंग के ब्लैक कितने होंगे, 2, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्लब और स्पेड में दोनों में एक एक किंग, तो 2 गए। क्वीन चारों में से कोई भी हो, तो यहाँ पे आउट ऑफ 52, 6/52 इसका आंसर हुआ। अब नेक्स्ट ब्लैक एंड जैक। देखिए ब्लैक एंड जैक का मतलब क्या है, ब्लैक भी होना चाहिए और जैक भी होना चाहिए। जैक होते हैं टोटल 4, उनमें से ब्लैक तो 2 ही होते हैं ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2/52। एंड का मतलब हमेशा ये होता है कि दोनों होना ज़रूरी है। फेस कार्ड की बात करें, अभी हमने देखा फेस कार्ड कितने होते हैं, जे के क्या 3 होते हैं एक सूट में, तो 12/52 ये हमारा आंसर हुआ इसका। अब इसके बाद अगर हम बात करें, अगर 2 कार्ड ड्रॉ किए जाएं तो क्या। अब देखिए 2 कार्ड ड्रॉ करने के केस में सबसे पहले तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, क्वेश्चन में कहा गया है कि 1/1 है या टुगेदर। तो अगर आपको क्वेश्चन में कुछ ना बोला जाए तो हमेशा आपको टुगेदर कंसिडर करना है। तो देखिए यहाँ पर हमने कहाँ लिखा है, बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो टुगेदर की तरफ है। इन दोनों में से अगर आपको चूज़ करना पड़े तो बाय डिफ़ॉल्ट टुगेदर माना जाएगा। मतलब अगर आपको क्वेश्चन में कहा गया है 5 कार्ड ड्रॉ किए गए हैं और कुछ ना बताए कि कैसे ड्रॉ हुए हैं, तो आप हमेशा टुगेदर मानेंगे और कॉम्बिनेशन का यूज़ करेंगे।
और अगर आपको स्पेसिफिक मेंशन है 1 बाय 1 या साइमल्टेनियस, तब आप ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। और अब देखिए अगर 1 बाय 1 कार्ड रोके गए हैं तो उसमें आपको ध्यान रखना है विद रिपीटिशन है या फिर विदाउट। मतलब कार्ड जो है सेम दोबारा रिपीट हो सकता है, नहीं हो सकता। मतलब पहला कार्ड निकाल के हमने उसे वापस रखा है या नहीं। इन जनरल हम मानते हैं कि हमने अगर 2 कार्ड निकाले हैं तो पहला कार्ड साइड में रख के फिर दूसरा निकाला होगा, तो विदाउट रिपीटिशन माना जाता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो आपको ध्यान रखना है। देखिए सबसे पहले अगर क्वेश्चन में कहा हुआ है कि 2 कार्ड निकाले हैं तो आप ये मानेंगे टुगेदर, तो ये कहानी ख़त्म हो गई। बट अगर आपको कहा गया 1 बाय 1 है और कुछ ना बताए विद है या विदाउट है, तो आप उसे विदाउट रिपीटिशन मानेंगे बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, अब इसके कुछ क्वेश्चन समझते हैं हम। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें इसका फर्स्ट, अगर बोथ आर किंग ये कहा गया है, 2 कार्ड ड्रॉ किए गए हैं, दोनों के दोनों किंग हैं। तो देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर 1 बाय 1 में विद रिपीटिशन की, तो पहला कार्ड किंग। देखिए जब भी आप 1 बाय 1 की बात करें आप ऐसे ही सोचा करें कि पहला एक ही कार्ड निकाला और वो किंग है, 4 बाय 52। विद रिपीटिशन का मतलब क्या है, वो कार्ड वापस रख दिया। फिर उसके बाद तो नॉर्मल सारे कार्ड्स वापस हो जाएंगे ना, वहाँ पे सारे ऑप्शन है, तो 4 बाय 52 आ जाएगा अगेन। बट अगर विदाउट रिपीटिशन होता तो 4 बाय 52 इंटू 3 बाय 51 ना, क्योंकि एक कार्ड तो कम हो गया, टोटल भी कम हो गया, किंग भी कम हो गया। और टुगेदर के केस में आपको हमेशा कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाना होता है कि 4 में से 2 कार्ड निकाले 4c2, बाय में 52c2 ना, क्योंकि टोटल में से 2 कार्ड निकालने के चांसेस। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे 4 इंटू 3 बाई 2 इंटू 1 राइट, और डिवाइड में 52 इंटू 51 बाय में 2 इंटू 1। आप एक बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप डायरेक्टली बिना लिखे भी माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हैं, और कैलकुलेटर पे बहुत इजीली हो जाएगी इसकी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हुआ 12 बाय में इन दोनों का मल्टीपल। अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं, अगर हम बोथ आर स्पेड, तो देखिए विद रिपीटिशन के केस में सेम तरीके से होगा, दोनों के स्पेड होने के चांसेस। स्पेड होते कितने हैं, 13 बाय 52। विद रिपीटिशन है तो सेम कार्ड दोबारा आ सकता है, सेम चीज़ आ जाएगी। बट अगर विदाउट रिपीटिशन है तो एक कार्ड निकलने के बाद एक कार्ड कम हो जाएगा ना, तो ये बनेंगे। बट टुगेदर के केस में क्या होगा, 2 कार्ड ड्रॉ करने के चांसेस टुगेदर, 13c2 बाय 52c2, ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए इसने क्या कहा है, 1 स्पेड एंड अदर क्लब। तो देखिए यहाँ पर हमने 2 पॉइंट लिखे हैं, देखिए 3rd और 4th सिमिलर लग रहे हैं, 1 स्पेड अदर क्लब, 1st स्पेड 2nd क्लब। तो अब इस चीज़ को कैसे करना है, तो देखिए 1 स्पेड का मतलब एक स्पेड है, दूसरा क्लब है। अब हमें नहीं पता कि कौन सा स्पेड कौन सा क्लब। हो सकता है ना कि पहला जो ड्रॉ किया गया है वो स्पेड हो, या हो सकता है कि पहले वाला जो है वो क्लब हो, तो 2 केस बनेंगे यहाँ पर। तो अब देखिए यहाँ पर अगर हम समझे पहले वाले के स्पेड होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, अगर स्पेड के कितने कार्ड्स होते हैं 13, तो 13 बाय 52। फिर वो कार्ड अगर आपने विद रिपीटिशन में वापस रख दिया तो क्लब होने के चांस क्या हो जाएंगे, 13 बाय 52। प्लस सेम चीज़ नहीं आएगी क्लब के और इंटू स्पेड, रीजन मीनिंग दोनों के कार्ड सेम होते हैं। तो हम डायरेक्टली इसको 2 इंटू 13 बाय 52 इंटू 13 बाय 52 लिख देते हैं। ऐसे आपको थोड़ा सा आपका टाइम सेव होगा कैलकुलेशन के वक्त, क्योंकि सेम चीज़ 2 बार ऐड हो रही है, इसलिए हम इंटू में क्या लिख रहे हैं 2। तो वही चीज़ देखिए अब यहाँ पर अगर विदाउट रिपीटिशन है केस तो वही 2 बनेंगे ना, बस प्रोबेबिलिटी में चेंज आएगा। तो मैं डायरेक्टली 2 इंटू लिख लूँ क्योंकि दोनों की प्रोबेबिलिटी वैसे सेम आएगी। तो देखिए पहले स्पेड के 13 बाय 52, देन एक कार्ड कम हो गया, बट क्लब के कार्ड कम थोड़ी हुए हैं, क्लब के तो 13 ही रहेंगे, टोटल में एक कम हुआ है ना, स्पेड कम हुआ है, क्लब के तो 13 रहेंगे, तो ये आएगा। बट अगर मान लीजिए यहाँ पर टुगेदर होता, टुगेदर के केस में कभी भी आप इसमें सीक्वेंस नहीं लेंगे, क्योंकि 2 कार्ड जब एक साथ आ रहे हैं तो इसमें कोई सीक्वेंस नहीं होता, दोनों एक साथ ही आ रहे हैं ना। तो इस वजह से आप यहाँ पे डायरेक्टली देखिए इसने क्या कहा है, एक स्पेड है और एक क्लब। स्पेड होते हैं 13 में से एक, क्लब 13 में से एक, डिवाइड बाय टोटल 52c2, इसको ऐसे करा जाएगा। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद अगर हम नेक्स्ट की बात करें, जहाँ पे आपको बोला गया कि फर्स्ट इज़ स्पेड, तो फर्स्ट अगर स्पेड है तो यहाँ पे फिक्स बता दिया ना, सीक्वेंस पता है हमें, सीक्वेंस पता होने की वजह से सिर्फ एक ही केस आएगा, दैट इज़ फर्स्ट स्पेड 2nd क्लब। तो बिल्कुल सिंपल, जो आपने ऊपर को यहाँ पे केस किया है उसमें जस्ट हमें फर्स्ट केस लेना है यहाँ पे, तो इंटू 2 नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल सेम तरीके से हो जाएगा। क्लब जब आप स्पेड के बाद क्लब ड्रॉ करोगे, क्लब के कार्ड से उतरे ही हैं। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए सेम फॉर्मूला रहेगा, क्योंकि हमने समझा था इस केस में केसेस नहीं होते,
जब भी आप एक साथ ड्रॉ करेंगे आपको डायरेक्टली फॉर्मूला ही लगाना है, यहाँ पे केसेस नहीं बनते। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट की, देखिए बोथ आर सेम कलर्ड, तो अब सेम कलर के केस में कलर तो इन्होंने बताया नहीं, तो दो केस नहीं बनेंगे कि या तो दोनों रेड होंगे या फिर दोनों ब्लैक। तो देखिए दोनों रेड होने के चांस, क्योंकि रेड के और ब्लैक के कार्ड सेम होते हैं, तो अगेन वही हम इनटू में 2 कर लेते हैं। आप चाहे अलग अलग निकालेंगे दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम आएगी, प्लस में सेम चीज़ है 2 बार, तो इसलिए इनटू 2 कर लिया हमने। फर्स्ट कार्ड के रेड होने के चांस होंगे 26/52। अब वो कार्ड वापस रख दिया हमने तो टोटल नॉर्मल हो गया ना सिचुएशन, इसलिए 26/52 अगेन। और अब देखिए विदाउट रिपीटिशन के केस में क्या हो जाएगा, पहले 26/52 फिर एक कार्ड कम नहीं हो जाएगा। रीज़न बीइंग यहाँ पर रेड ही चाहिए हमें, एक रेड निकालने के बाद रेड कम हो गया ना हमारे पास, तो 25/51। ठीक है, और टुगेदर के केस में क्या होगा, 26 में से 2 कार्ड चाहिए डिवाइड बाय 52C2। टुगेदर के केस में बहुत सिंपल है, आपको केसेस सोचने की ज़रूरत नहीं हो। अब देखिए टुगेदर के केस में वैसे केसेस सोचने की ज़रूरत नहीं होती, बट यहाँ पर क्या कहा गया है कि सेम कलर के हैं, तो या तो दोनों रेड या फिर दोनों ब्लैक, ये तो हमें लेना पड़ेगा ना। सीक्वेंस मैटर नहीं करता बट कलर तो मैटर करेगा, तो यहाँ पर भी सेम चीज़ 2 बार प्लस होगी, तो हम डायरेक्टली क्या कर दें, इनटू में 2। अब देखिए नेक्स्ट की बात करें, बोथ आर फ्रॉम सेम सूट, ये भी सिमिलर तरीके का हो गया। कलर 2 तरह के होते हैं बट सूट 4, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन बनेंगे ना कि या तो दोनों क्लब के हैं, दोनों डायमंड के दोनों हमारे स्पेड के, या फिर हर्ट के, तो 4 केसेस बनेंगे, तो इनटू 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सेम सूट के दोनों क्लब होने के चांसेस क्या होंगे, 13/52 इंटू 13/52 की विद रिपीटिशन है। विदाउट होगा तो उस केस में केसेस तो बनेंगे बट एक कार्ड कम हो जाएगा ना सेम सूट का। और अगर हम बात करें लास्ट वाले केस में, 4 केसेस तो बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि सीक्वेंस की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही कि वो किस सूट से आएगा, तो 4 केसेस बनेंगे। इनटू में 13C2 बाय में 52C2, 13 में से 2 कार्ड लेने हैं डिवाइड बाय 52C2। और अगर नेक्स्ट बोथ आर डिफरेंट सूट, तो जब भी आपसे डिफरेंट सूट का पूछे ज़्यादा बेहतर होता है कि आप जो आपने सेम सूट का निकाला वो 1 में से लेस कर दीजिए, डायरेक्टली उससे आपका आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे 1 में से लेस कर देते हैं सेम सूट के चांसेस। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि सेम सूट के बारे में सोचने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। डिफरेंट सूट का अगर आप एग्ज़ाम में सोचने बैठेंगे तो आप हो सकते हैं थोड़ा सा टाइम लगा दें और प्लस उसके नंबर ऑफ पेयर सही ना बनाएं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम मूव करें, कार्ड्स की ओर कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि 2 कार्ड ड्रॉ किए गए हैं, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर आइदर रेड और एस। अब ये ध्यान से समझते हैं। देखिए पहली बात तो यहाँ कहीं नहीं कहा हुआ कि ये टुगेदर है या 1 by 1, तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट क्या लेना है, टुगेदर। ये बात आपको ध्यान रखनी है हमेशा। तो टुगेदर मतलब 2 कार्ड एक साथ निकले हैं। अब इसने बोल दिया कि यहाँ पर या तो दोनों के दोनों रेड होंगे या फिर एस, और आ गया, इस वजह से हम क्या लेंगे, रेड के केस, एस के केस माइनस कॉमन ना। हमेशा आपको ये फॉर्मूला लगाना है यूनियन का। तो देखिए दोनों के दोनों रेड कितने होते हैं, 26C2 बाय 52C2 प्लस एस के क्या होते हैं 4C2 52C2 माइनस कॉमन क्या है, देखिए रेड और एस 2 होते हैं ना, 2 एस के कार्ड रेड होते हैं जो कि दोनों में कॉमन हैं, तो इस वजह से हमें 2C2 यहाँ माइनस करना पड़ेगा। तो ये 52C2 आप होल के नीचे डायरेक्टली एक कॉमन भी ले सकते हैं। मेन है ऊपर क्या अप्लाई हो रहा है, तो उस चीज़ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। देखिए 5 कार्ड्स और ड्रॉन, फाइंड प्रोबेबिलिटी देयर इज एग्जैक्टली 1 एस, एक एस होना चाहिए। अब इसका मतलब ये है ना, देखिए पहले इसको हम टुकड़ों में बांट लेते हैं। 5 कार्ड है, ठीक है, और वैसे देखा जाए टोटल 52 होते हैं, उनमें से एस कितने होते हैं 4, अदर देन एस 48। इसने कह दिया कि एक एस लेना है और टोटल 5 ड्रॉ करने हैं, तो मैं कह सकती हूँ जो 4 कार्ड हैं वो हमारे लिए क्या होंगे, अदर देन एस। जैसी ग्रुपिंग की तरह आप कर सकते हो कि भाई इसमें से 1 पर्सन चाहिए, यहाँ पे कार्ड्स की बात हो रही है, 4 में से 1 कार्ड और 48 में से 4, क्योंकि इसने कह दिया ना एग्जैक्टली 1 एस होना चाहिए। तो बिल्कुल सिंपल, देखिए इसको कैसे कर सकते हैं, 4 में से 1, 48 में से 4 चाहिए, डिवाइड में टोटल 52C5। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट की बात करते हैं। अगर हम 3 कार्ड्स आर ड्रॉन 2 टाइम्स सक्सेसिवली, अब ये भी हम ध्यान से समझते हैं। फाइंड प्रोबेबिलिटी फर्स्ट ड्रॉ विल प्रोड्यूस 3 किंग, सेकंड ड्रॉ
3 जैक। अब देखिए इसमें ना कई बार डाउट ये होता है कि 3 कार्ड 2 बारी में निकले हैं, मतलब टोटल 3 कार्ड निकले हैं, बट ऐसा नहीं है। इस चीज़ को समझिए, 3 कार्ड को ड्रॉ किया गया 2 बार। और देखिए आगे प्रोबेबिलिटी से भी आपको क्लियर हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी फर्स्ट ड्रॉ में 3 किंग है, इसका मतलब 3 कार्ड 2 बार निकाले गए हैं। तो देखिए फर्स्ट कार्ड में तीनों किंग होने के चांस और सेकंड ड्रॉ में तीनों जैक होने के चांस पूछे गए हैं। तो अब इस चीज़ को ध्यान से समझते देखिए, पहले ड्रॉ में 3 कार्ड निकले हैं, सेकंड ड्रॉ में 3, तो ये 3 तो टुगेदर निकले हैं ना। तो ये 3 कार्ड निकाल के हमने साइड में रखे होंगे, नहीं रखे होंगे, देखो कुछ निकाला हुआ तो हम क्या मानते हैं, विदाउट रिपीटिशन। तो ये 3 कार्ड निकाल के आपने साइड में रख दिया। अब देखो तीनों के किंग होने के चांस, तो किंग तो 4 होते हैं, 4 में से 3 और टोटल 52 C3। अब देखिए 3 कार्ड निकाल के साइड में रख दिए इनटू, अब हमें क्या करना है, सेकंड रो में तीनों जैक, जैक के तो उतने ही है ना 4 C3, बट अगर हम बात करें टोटल एक कम हो गया ना, टोटल में 3 कम हो चुके हैं, तो 49 C3, ये हमारा आंसर हुआ। यही अगर विद रिपीटिशन होता बस यहाँ पे क्या आ जाता 52 ना, क्योंकि टोटल तो उतने ही है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, बट स्टिल अगर आपको कहीं पे ज़्यादा दिक्कत लगती है तो आप हमें बता दीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट, अगर हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो आपको प्रोबेबिलिटी के दिए गए हैं मॉड्यूल में, प्लस जो भी आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं वो हम कर लेते हैं एग्जाम के लिए रेलिवेंट। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है, 10 balls आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3 boxes। ओके, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज एग्जैक्टली 3 balls इन फर्स्ट बॉक्स। तो अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर 3 बॉक्सेस है, उनमें 10 बॉल को डिस्ट्रीब्यूट करना है और इसने कह दिया इसके अंदर 3 बॉल्स ही होनी चाहिए। तो एक काम करते हैं ना, पहले इसको प्लेस कर देते हैं। फेवर के केस में फेवरेबल चांसेस क्या होंगे, देखो 10 में से 3 बॉल निकाल के हम इसमें दे देते हैं। अब इसमें ट्रांसफ़र करने के बाद ये तो फिल हो गया। अब बची कितनी है, 7 बॉल। अब देखिए हर एक बॉल के पास 2 ऑप्शन नहीं होंगे, पहली बॉल आप पिक करोगे, कितने ऑप्शन आपके पास, 2। ऐसे ही देखिए 7 बार, मतलब 2 की पावर क्या हो जाएगा, 7। हर एक बॉल के पास 2 ऑप्शन बचेंगे। बट अगर मैं टोटल की बात करूं, इन टोटल नॉर्मली हर एक बॉल के पास 3 बॉक्स के ऑप्शन नहीं थे, हर एक बॉक्स के पास 3 के ऑप्शन थे। तो यहाँ पर क्या हो गया, 3 की पावर 10 टोटल केसेस। तो ये हमारा इसका आंसर हुआ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसमें कहा गया A एंड B विद 8 अदर पीपल। 8 अदर का मतलब है टोटल 10 लोग हुए। आर सिटिंग ऑन द बेंच, फाइंड प्रोबेबिलिटी देयर आर 3 बॉयज़ बिटवीन देम। A और B के बीच में 3 बॉयज़ होने चाहिए, ठीक है, और 8 अदर स्टूडेंट्स हैं टोटल। तो अब देखिए इस चीज़ को समझते हैं, 3 इनके बीच में होने चाहिए, तो बचे कितने, 5। ठीक है, देखिए यहाँ पर 8 मतलब टोटल 10 स्टूडेंट है, A और B के बीच में होने चाहिए 3 पर्सन, तो बचे कितने, 5। अब इसकी सेटिंग कैसे करी जाएगी, तो देखिए यहाँ पर आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि A और B के पास कितने ऑप्शन हुए, मतलब पहला इनके पास ये ऑप्शन है, सेकंड ये, क्योंकि 3 का गैप होना चाहिए ना, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, फिफ्थ, ऐसे आप काउंट कर सकते हैं। या फिर इसकी बजाय ऐसे थोड़ा सा आपका टाइम वेस्ट होगा, या फिर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इससे अच्छा आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि बी के पास कितने ऑप्शन है, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि इसके बाद वो बैठ ही नहीं सकता, 6 ऑप्शन है ना बी के पास। तो यहाँ पर 6 ऑप्शन। फिर ए के पास, ए और बी आपस में भी तो शफलिंग कर सकते हैं, और इनके अलावा जो अदर लोग हैं उनके पास 8 का 8 फैक्टोरियल, मतलब वो कहीं पे भी बैठे, तो 8 फैक्टोरियल सीटिंग वाला, राइट। तो इन तीनों का मल्टीप्लाई हमारे लिए क्या हो जाएगा, फेवरेबल, और डिवाइड में टोटल मतलब नॉर्मली 10 लोगों को बिठाना है, तो क्या हो जाएगा 10 फैक्टोरियल। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो 8 फैक्टोरियल नीचे कैंसिल हो जाएगा, 10 × 9 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया 2/15, ये इसका आंसर हुआ। ठीक है, ऐसे देखिए नेक्स्ट, 5 लेटर्स आर टू बी प्लेस इन 5 एनवलप। देखिए लेटर्स को प्लेस करना है, तो देखिए एक एनवलप के अंदर एक ही लेटर जा सकता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द लेटर्स आर नॉट प्लेस इन राइट एनवलप। सारे के सारे राइट एनवलप में नहीं होने चाहिए। पहले तो अगर हम टोटल की बात करें, टोटल नंबर ऑफ वेज, तो देखिए पहले लेटर को जब आप एनवलप में डालेंगे तो 5 ऑप्शन है, सेकंड के पास 4 नहीं बचेंगे क्योंकि एक तो ऑक्यूपाई हो गया, आप उसे सील कर देंगे। फिर 4 3 2 1 5 फैक्टोरियल आएगा, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं हो सकती ना, 5 एनवलप में 5 लेटर जाएंगे रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब अगर हम बात करें, देखिए ऑल लेटर्स आर नॉट प्लेस, तो
करेक्ट कि भाई सारे के सारे सही एनवलप में गए हैं। पर्टिकुलर एनवलप पे एड्रेस होगा ना, तो किस पे कौन सा एड्रेस है वो उसी के अंदर जाएगा। आप देखिए, अगर आपके पास कोई लेटर है ए नाम से, उसके पास एक ही ऑप्शन है ना, क्योंकि सभी एनवलप पे अलग अलग नेम होगा, ऐसे हर एक लेटर अलग अलग है, तो एक एक ऑप्शन मतलब करेक्ट वे ओनली वन ही हो सकता है। तो इनकरेक्ट वे कितने हो जाएंगे? इनकरेक्ट वे ऑटोमेटिकली हो गए 119। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आ जाएगी? तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 119 बाय में 120 की। करेक्ट वे सिर्फ एक हो सकता है, 1/120। तो मुझे उम्मीद है कि आपको प्रोबेबिलिटी के रिवीजन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई होगी। बट स्टिल अगर आपको कोई पॉइंट या कोई डिटेल में टॉपिक समझना हो तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। अब हमारी अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।